हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के चैनल में आज टीजीटी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 125 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट का, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि कितने हम अभी पेपर के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत हल्के भी होंगे, कुछ जो होंगे कुछ बहुत हैवी भी होंगे, कुछ बहुत लाइट भी होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट एनी मैन कैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री आफ्टर ट्रेवलिंग इन फॉरेन लैंड्स, बट सच एन अनपैट्रियोट पर्सन डज एग्जिस्ट। ठीक है, कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये डिफ़िकल्ट करना बहुत मुश्किल है कि दैट एनी मैन कैन बी सो स्पिरिचुअली डेड, कोई भी मनुष्य स्पिरिचुअली डेड हो जाता है, टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री, जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता, आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड ट्रैवलिंग के बाद, बट इफ सच एन अनपैट्रियोट पर्सन डज एग्जिस्ट, तो वो अनपैट्रियोट पर्सन एग्जिस्ट करता है। टेक केयर नोट ऑफ हिज करियर and you will find that he will never inspire poet to celebrate him in deathless song. He may be a man of high rank of noble family and of riches. He may be a man of high rank of noble family and riches beyond the dream of avarice, but these great advantages will not save him from oblivion. In spite of them all, he will win no fame during his lifetime, and when he dies, he will die in double sense. His body will return to the dust whence it came, and his name will be forgotten. ठीक है, क्या कहने का मतलब, बट दिस ग्रेट एडवांटेजेस विल नॉट सेव हिम फ्रॉम ऑब्लिवियन, इन स्पाइट ऑफ देम, इन सब की वजह से, ऑल ही विल विन नो फेम, वो फेम नहीं जीत पाएगा, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम के दौरान, एंड व्हेन ही डाइज, जब वह मर जाता है, ही विल डाई इन अ डबल सेंस में मर जाएगा। हिज बॉडी विल रिटर्न टू द डस्ट, उसकी बॉडी जो है डस्ट में मिल जाएगी, वेंस इट केम, जब भी वो आता है, एंड हिज नेम विल बी, और नाम भी उसका क्या होगा, लोग भूल जाएंगे। नन विल वीप फॉर हिम, और उसके लिए कोई नहीं रोएगा। नन विल ऑनर हिम, कोई उसको सम्मान नहीं करेगा। नो पोइट विल कीप हिज नेम अलाइव इन इमोर्टल पोएट्री, कोई भी पोइट ये नहीं रखेगा उसका नाम इमोर्टल पोएट्री में, जीवित नहीं रखेगा उसका नाम। तो एन अनअप्रोप्रिएट मैन हु लव्स नॉट हिज कंट्री विल दस बी ट्रीटेड बाय पोइट्स, हेटेड, रिडिक्यूल एंड नॉट इमोर्टाइज, नॉट से एनीथिंग। तो फर्स्ट का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, नॉट इमोरलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है, सच अ मैन डिजायर्ड इन द पैसेज विल नॉट अचीव फेम इफ ही not of a noble family, not a rich man, or not a great poet, in no condition. Such a man desired in the passage will not achieve fame. इस पैसेज में कौन पर्सन जो है फेम अचीव नहीं कर पाएगा? कौन नहीं अचीव कर पाएगा? इन नो कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो नोबल फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, कोई कंडीशन नहीं बिलोंग करता। थर्ड क्वेश्चन है, पैसेज डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, ट्रीजन, करप्शन या नन ऑफ दीज। पैसेज किस प्रॉब्लम से इसमें रिलेट कर रहा है? इसमें नन ऑफ दीज है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, इन द पैसेज मैन इज सेड टू डाई इन डबल सेंस, विच डेथ इज रिपेंटेबल। मतलब एक उसमें कहा गया है ना कि ये देखिए लाइन कही गई है, ही विल डाई इन अ डबल सेंस में वो मरेगा। एक तो मर ही जाएगा और एक क्या होगा, बिना फेम के मरेगा, तो डबल फेम मर जाएगा। तो विच डेथ इज रिपेंटेबल, कौन सी डेथ से जो है रिपेंटेबल है? फिजिकल ऑब्लिवियन या कांट बी सेड। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑब्लिवियन। फिजिकल डेथ इज नॉट इन आवर हैंड, फिजिकल डेथ जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, टू अवॉइड, बट वी मे कीप आवर नेम वर्थ
remembering through our deeds. पर B में keep our name worth remembering through our deeds. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है द पीपल तो ऑब्लिवियन उसी को कहते हैं जो आदमी अपनी डीड्स से अपना नाम बनाता है और मरने के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं. तो डेथ फिजिकल डेथ इज नॉट अवर हैंड, बट वी मे कीप अवर नेम worth remembering through our deeds. The people who does not love their country are the people who does not love their country are in majority. None of these, very few are not clear. People जो कि इस देश को प्यार नहीं करते हैं वो इनमें से क्या है, वेरी फ्यू हैं, कुछ ही लोग हैं जो ऐसे हैं. सिक्स क्वेश्चन का आंसर है द फॉलोइंग सेंटेंस has a blank space and 4 words given after the sentence. Select whichever word you consider most appropriate for a blank space. The doctor said that a small daily of the new drug would soon cure him. The doctor said that a small daily of the new drug would soon cure him. Tablet dose, fill a quantity. New drug would soon cure him. जल्दी ही आपका क्योर करेगी. तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर होगा डोज. डोज का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ मेडिसिन. तो हम अगर अमाउंट ऑफ मेडिसिन प्रॉपर लेंगे, अमाउंट ऑफ डोज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मेडिसिन प्रॉपर लेंगे तो क्या होगा, हम बिल्कुल क्योर हो जाएंगे. सिमिली क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, टेक्निकल डिवाइस यूज्ड बाय ओल्ड पोइट्स, अ सिस्टर ऑफ एमिली डिक्सन. तो सिमिली क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच है. सिमिली क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जिसमें कंपेयर ऑफ टू थिंग्स, क्या किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, comparison of two things which is almost similar, which is almost similar, which is almost similar, comparison of two things which is almost similar, that is called simile. And some words is relate to simile, as word, like word, and so word. In any sentence, in any sentence comes three words या one word, जैसे as word आया, like या so word, and that sentence is called simile. अगर पूछा जाए simile के नहीं कहा जाएगा, that in this sentence which of a figure of speech, simile figure of speech, right. Move to 8th question and select the right meaning of the word aristocracy. अब क्या बताना है, एरिस्टोक्रेसी का बिल्कुल अप्रोप्रिएट मतलब बताना है. फ्रॉम द फॉलोइंग, गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स एंड गवर्नमेंट बाय द रिच. तो एंड रूल बाय मॉब. तो इनमें से कौन सा अरिस्टोक्रेसी होगा, तो जो गवर्नमेंट बाय द रिच होगा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स होगा, गवर्नमेंट बाय द रिच ऑफिशियल्स होगा. इसमें एरिस्टोक्रेसी किसका मतलब होगा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स जो होंगे उनका मतलब होगा अरिस्टोक्रेसी. तो अरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है अभिजात वर्ग या शिष्ट जन. अतः गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यहाँ पर सही है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स आंसर जो है यहाँ पर सही है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यहाँ पर सही है. तो गवर्नमेंट अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स. और गवर्नमेंट बाय द पीपल अगर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द जो पीपल होता है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द जो पीपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल. और गवर्नमेंट बाय द रिच अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द रिच अगर होता है
तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच को। ठीक है। और जब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, मतलब कुछ स्मॉल ग्रुप के लोग होते हैं, स्मॉल ग्रुप के लोग जब देखिए, इसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसको क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। ठीक है। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रिच। नोबल्स का बताया एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। अब बात आती है स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप पर्सन, स्मॉल ग्रुप्स रूल्ड ओवर कंट्री। स्मॉल ग्रुप रूल्ड ओवर कंट्री। इट मीन्स क्या होता है? ओलीगार्ची। इसका मतलब क्या होता है? ओलीगार्ची। ओलीगार्ची। ठीक है। क्या कहते हैं? ओलीगार्ची। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस ऑटोक्रेसी। कई वर्ड हैं इसके। प्लूटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट द रिच, अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ठीक है। स्मॉल ग्रुप रूल्ड ओवर कंट्री, ओलिगार्ची। अब अगर आ जाए हमारा कि ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? तो जब क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द इंटायर सिस्टम इज गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जब कोई वन पर्सन गवर्न करता है केवल एक पूरी कंट्री को, तो उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, तानाशाही जिसको बोलते हैं। तो गवर्न बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम गवर्नमेंट विच इज मेड मैनी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मैनी पीपल। मैनी डिपार्टमेंट किसी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि तो जो पावरफुल क्लास के लोग होते हैं, यानी नोबल क्लास के लोग, उनके द्वारा जब रूल किया जाए तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट सेंटेंस। नीदर राम ऑफ श्याम हैज डन इट। ईदर राम नॉर श्याम हैज डन इट। बोथ राम एंड श्याम हैज डन इट। नीदर राम नॉर श्याम हैड डन इट। तो कह रहा है टिक द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है। नीदर राम ऑफ श्याम तो नहीं होता है, तो और नॉर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ईदर राम नॉर और होता है, तो ये गलत हो गया। ईदर के साथ हमेशा जो कंजंक्शन जुड़ता है वो और होता है, और नीदर के साथ हमेशा जो कंजंक्शन जुड़ता है वो क्या होता है? नॉर होता है। बोथ के साथ कंजंक्शन एंड जुड़ता है। ठीक है। नीदर के साथ राम नॉर जुड़ता है। ठीक है। अब आता है बोथ राम एंड श्याम, तो उसके साथ हैव का यूज होता है। उसके साथ किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है। तो 9 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि और नॉर जो सेंटेंस में आते हैं उनके पास में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो नीदर नॉर और ईदर और में नॉर और के पास आने वाले जो नाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सरपंच टर्न द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। द सरपंच टर्न द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। तो द सरपंच टर्न आउट द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी, या इन या अप या डाउन। टर्न डाउन। तो 10वें का अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा हो TURN टर्न आउट, यहाँ लिखा हो टर्न डाउन, यहाँ लिखा हो टर्न इन, और यहाँ लिखा हो टर्न अप। इसका मतलब क्या होता है? टर्न आउट का मतलब होता है गेट आउट। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? गेट आउट। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट। इसीलिए यहाँ पर आएगा सरपंच टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। इसने रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल। तो टर्न आउट गेट आउट, टर्न डाउन
रिजेक्ट। टर्न इन का मतलब होता है, टर्न अप का मतलब होता है टू ड्राइव बैक, टू ड्राइव बैक, टर्न अप टू ड्राइव बैक, टर्न अप टू ड्राइव बैक यानी वापस ड्राइव करना, टर्न अप दैट कार, टर्न अप दैट कार यानी गाड़ी को वापस ड्राइव करो। टर्न अप मतलब टू ड्राइव बैक, टर्न अप मीन्स टू ड्राइव बैक, टर्न अप मीन्स टू ड्राइव बैक, रिपीट विद मी, टर्न अप मीन्स टू ड्राइव बैक। और टर्न आउट मीन्स होता है रिजेक्ट, और टर्न आउट मीन्स होता है गेट आउट, और टर्न डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट। और ये इस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता। टर्न बैक होता है, ओ सॉरी, टर्न अप मतलब होता है अपीयर हैपन, कोई चीज सडन प्रतीत होना। टर्न बैक होता है टू ड्राइव बैक, सॉरी गड़बड़ हो गई। टर्न अप मतलब होता है अपीयर हैपन, टर्न अप मतलब क्या होता है, अपीयर हैपन, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर हैपन, कोई चीज सडन प्रतीत होना, अपीयर हैपन, टर्न अप कोई चीज सडन प्रतीत होना, टर्न अप टू ड्राइव बैक, टर्न आउट गेट आउट, टर्न डाउन रिजेक्ट। तो ये टर्न डाउन वाला जो है मोस्टली ध्यान रखने वाला है, क्योंकि टर्न आउट से समझ लो कि बाहर निकालना, टर्न अप समझ लो कि अपीयर हैपन, ठीक है, टर्न डाउन सॉरी, और टर्न अप से समझ लोगे बैक करना, और टर्न डाउन से होगा रिजेक्ट, क्या होगा, टर्न डाउन। तो सरपंच टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुड जज नेवर जम्प्स द कंक्लूजन, अ गुड जज नेवर जम्प्स at the conclusion, to the conclusion, for the conclusion, on the conclusion. Which option is correct? सो 11 का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट, ठीक है। एट का प्रयोग उपयुक्त होता है इसके लिए, कंक्लूजन के लिए। अगर हम कोई जज कंक्लूजन पर आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एट का, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन हमारा कंक्लूजन एट होता है, तो कोई फाइनल डिसीजन में आता है तो कंक्लूजन एट द कंक्लूजन। गुड जज नेवर जम्प्स, कभी नहीं आता गुड जज कंक्लूजन पर, ठीक है, नेवर जम्प्स कंक्लूजन पर नहीं आता, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में, हाँ आ गई होगी, कंक्लूजन की ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो एट कंक्लूजन इसमें यूज होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग लाइन्स। इन फॉलोइंग लाइन्स में हमको फाइंड आउट करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium. Personification, metaphor, hyperbole, oxymoron. In this the face that launched 1,000 ships, क्या 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium। तो 12 सेंटेंस है वो हमारा, और 12 सेंटेंस का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हाइपरबोल होगा। क्यों हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट जिसमें बहुत ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, हाइपरबोल होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में जब कोई सेंटेंस लिखा होता है और उसमें लाइक और एज यूज करके देखते हैं हम, प्रॉपर सेंस निकल रहा होता है तो उसको हम मेटाफर मान लेते हैं, मेटाफर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मेटाफर। ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी लिविंग थिंग्स का
कंपैरिजन नॉन लिविंग थिंग से करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग से कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है क्या, वहाँ पर हमारा हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर हो जाता है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हमने पर्सोनिफिकेशन और ये वाले जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पढ़े। एक बार और देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, और देख लेते हैं। मेटाफर को हम लोग रूपक अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार भी कहते हैं मेटाफर। मेटाफर में तुलना की जाने वाली बातों को मान लिया जाता है, या तुलना कर प्रकट करने वाले शब्द एज सो लाइक का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कह सकते हैं हम ही फॉट लाइक अ लॉयन। क्या कह सकते हैं, ही फॉट लाइक अ लॉयन, तब हम सिमली का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ही वॉज अ लॉयन, ही वॉज लॉयन इन द फाइट, ही वॉज लॉयन इन द फाइट, तो हम यहाँ पर मेटाफर का यूज करते हैं। जैसे ही इज द डियर, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, तो ही इज लाइक स्टार ऑफ द फैमिली। ऐसे अगर बनाएंगे, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर, जो तुलना की जाने वाली बातों को मान लिया जाता है मेटाफर में। ठीक है। और पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर किससे किया जाता है, लिविंग थिंग से। नॉन लिविंग थिंग्स को जब कंपेयर किया जाता है, किसमें, निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है जैसे उनमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। तो नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग से कंपेयर कर दिया जाता है, उपयुक्त एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये लिखा है, नेचर नेचर माइट स्टैंड अप, नेचर माइट स्टैंड अप। तो अब यहाँ नेचर माइट स्टैंड अप, नेचर माइट स्टैंड अप। तो यहाँ नेचर को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। नेचर को किससे, ओह सॉरी, नेचर को क्या किया गया है, नेचर को यहाँ पे कंपेयर किया गया। नेचर को किससे कंपेयर किया गया है, नेचर को कंपेयर किया गया है स्टैंड अप से। तो स्टैंड अप क्या है, एक लिविंग थिंग्स तरीके का है ना, और नेचर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ऐसे ही इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। हाइपर बोल तो पता ही है। चलिए मूव टू नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू थिंग और from one word to another to which is does not strictly being is called metonymy, transferred epithet, या क्या बोलेंगे, एपास्ट्रोफी, या पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके कहाँ गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन 13 क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है ये समझने वाला एक फिगर ऑफ स्पीच है। ट्रांसफर्ड एपिथेट को क्या कहते हैं, और इसमें डेफिनेशन दी हुई है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, विशेषण या विपर्य। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एक तरीके का विशेषण, क्या होता है, एक तरीके का विशेषण, और क्या बोलते हैं, विपर्य। यानी कि इसमें विशेषण का विपर्य मतलब ट्रांसफर्ड, विशेषण का ट्रांसफर्ड किया जाता है वास्तविक शब्द से किसी ऐसे दूसरे शब्द से कर दिया जाता है जो सेंटेंस में उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एग्जेक्टिव इन सम टाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू थिंग, तो ट्रांसफर किया जाता है। एग्जेक्टिव जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है किसी पर्सन, थिंग्स या वन वर्ड को, मतलब एग्जेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है किसी शब्द को और वो ट्रांसफर किया जाता है किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए, एक वर्ड से दूसरे के लिए, जो कि स्ट्रिक्टली विच इज डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग नहीं करता है। जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, एग्जाम्पल, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, ही पास्ड अ स्लीपलेस sleep passed a
स्लीपलेस नाइट, पास्ट अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पर जो है स्लीपलेस जो है, स्लीपलेस जो है वो क्या है, वो सेंटेंस में उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सेंटेंस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है ना, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ एग्जेक्टिव यूज, एग्जेक्टिव को ट्रांसफर प्रॉपर किया जाता है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, choose the correct animal cry to complete the sentence. Choose the correct animal cry to complete the sentence. Dogs barks, lion roars, but frogs coo, croak, blet and cluck. तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। डॉग बार्क करता है, लायन रोर, बट फ्रॉग्स क्या करते हैं? टटराते हैं, और टटराते को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉक। टटराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट वर्ड ऑफ मीनिंग नोस्टाल्जिया। क्या है? इज नोस्टाल्जिया a fatal disease, longing for things that are past, an allegorical story, a state of excessive fear and anxiety। तो इसका आंसर क्या होता? लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, कुछ पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो हमको, अगर अतीत की यादें हमको अभी अगर याद आ रही हैं तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो 15 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। भूतकाल की किसी अवधि को याद करना, यानी अतीत की चीज़ों को याद करना, नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया, राइट, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, चलिए, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट हैपन आर पास्ट। ओके, 16 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? फ्रेटर्निटी थाई नेम इज वोमेन, फ्रेटर्निटी थाई नेम इज वोमेन। ये लाइन लिटरेचर में किससे ली गई है? शेक्सपियर की किससे ली गई है? शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई है। हैमलेट में ये हैमलेट लाइन किसको कह रहा होता है? गर्टिट्यूड को कह रहा होता है। जो उसकी माँ होती है उसको कह रहा होता है। गर्टिट्यूड ने किससे शादी कर ली होती है? क्लॉडियस से, जो कि हैमलेट का क्या होता है? चाचा होता है। ठीक है, उसको कह रहा है फ्रेलिटी यानी बहुत वीक महिला। थाई नेम इज वोमेन। मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, संबोधन किया है ना उन्होंने, वुमेन को क्या बुलाया है? संबोधित किया है फ्रेटर्निटी से, तो एपोस्ट्रोफी। तो कोई वर्ड ऐसे लिखकर अगर संबोधित किया जाता है तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच, कह रहा है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। जहाँ साउंड सजेस्ट करे, सेंस सजेस्ट करे, साउंड और मीनिंग इज नोन एज एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरन या ट्रांसफर एपिथेट। तो ट्रांसफर एपिथेट तो एग्जेक्टिव से रिलेटेड है, ऑक्सीमोरन में विरोधाभास होता है सेंटेंस में, ओनोमोटोपोइया साउंड से रिलेटेड होती है, एलिट्रेशन में जहाँ जो है वर्ड्स का रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड होते हैं, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो अब बचता है ओनोमोटोपोइया, साउंड से ही रिलेट कर रहा है, तो ओनोमोटोपोइया इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें शब्द उस चीज की वास्तविक ध्वनि की कल्पना करता है या ध्वनि से ही आता है, तो वो ओनोमोटोपोइया होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट हिज वर्ड। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट हिज वर्क इज। करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इसका क्या होगा? आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट हिज वर्क। I have often found him negligent his work. I have often found him
नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क होगा, या नेग्लिजेंट इन हिज वर्क होगा, या नेग्लिजेंट टू हिज वर्क होगा, या नेग्लिजेंट विद हिज वर्क होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? नेग्लिजेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 18 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। ठीक है, 18 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का, नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। अपने काम में इन्होंने नेग्लिजेंट पाया गया। नेग्लिजेंट मतलब काम को सही से किया नहीं। नेग्लिजेंट का मतलब हो जाएगा किसी भी काम को सही से ना करना। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट क्या हो जाता है? किसी भी काम को सही से ना करना। और नेग्लिजेंट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है, अगर किसी काम को नेग्लिजेंट किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? अगर किसी काम को नेग्लिजेंट किया जाएगा तो कहा जाएगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है बेपरवाह, मस्त मौला। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? बेपरवाह या मस्त मौला बोलते हैं नेग्लिजेंट को। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में पंचुएशन द फॉलोइंग है, और चलिए काफी लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, और यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर? 1932 has got the Nobel Prizes for Literature। ठीक है, और इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? 1867, एंड 1933 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन यूएसए वॉज? अनीता देसाई, झुम्पा लहरी, विक्रम सेठ या खुशवंत सिंह। फर्स्ट इंडियन ऑथर है जिसने प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज यूएसए में जीता था। कौन है इनमें से? 21 का आंसर है झुम्पा लहरी। और झुम्पा लहरी वॉज बॉर्न इन 11 जुलाई 1967 को इनका बॉर्न हुआ था इन इंग्लिश एंड टू बंगाली पेरेंट्स। ठीक है, झुम्पा लहरी जो है वो बंगाली पेरेंट्स से, मतलब बंगाली हैं वो। झुम्पा लहरी क्या है? बंगाली हैं। ठीक है, झुम्पा लहरी क्या है? बंगाली हैं। 11 जुलाई 1967 को इनका जन्म हुआ था। फिक्शन लाइक interpreted of Maladies and the namesake Unaccustomed Earth and the Lowland। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं झुम्पा लहरी के। कौन से वर्क हैं इनके? अनअकस्टम्ड अर्थ इनका एक वर्क हो गया, अनकस्टम्ड अर्थ। सेकंड द लो लैंड इनका वर्क हो गया, द लो लैंड। और क्या हो गया? सी इज नोन फॉर वर्क ऑफ फिक्शन, और ये फिक्शन के लिए जानी जाती हैं। और इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज ये इनके वर्क हो गए। चलिए, तो झुम्पा लहरी को मिला था पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला था? झुम्पा लहरी को मिला था। चलिए, हु हैज बीन टर्म्ड एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी? किसको कहा जाता था मोटिवलेस मैलिग्निटी? मैकबेथ, टागो, ओथेलो या पोलोनियस? तो मोटिवलेस मैलिग्निटी पोलोनियस को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मोटिवलेस मैलिग्निटी पोलोनियस को कहा जाता था। अब हमें बताइए कौन सा प्ले है जिसमें पोलोनियस करेक्टर है? इसका नाम बताइए। विच प्ले हैज करेक्टर पोलोनियस? कौन सा प्ले है जिसमें पोलोनियस करेक्टर है और उसको मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा गया है? तो ये करेक्टर है हमारा ओथेलो का। ये करेक्टर किसका है? ओथेलो का करेक्टर है, या किसका करेक्टर है? पोलोनियस। पोलोनियस जो है करेक्टर ओथेलो का ही है। इसी में एक करेक्टर है इयागो, इयागो करेक्टर है इसी में। और ओथेलो जो है ये वेनिस में परफॉर्म किया गया है। ठीक है, वेनिस सिटी में इसका परफॉर्मेंस किया गया था ओथेलो का। ठीक है, और वन ऑफ द थर्ड ग्रेट ट्रेजेडीज है ये। इसकी वन ऑफ द थर्ड ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है,
चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 22 क्वेश्चन के बाद 23, कॉन्क्रीव ट्राइड हिज हैंड एट रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, कॉमेडीज ऑफ मैनर या फार्सेस। कॉन्क्रीव ने किस में ट्राई किया था? कॉन्क्रीव ने ट्राई किया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। ठीक है, वर्क ऑफ विलियम कॉन्क्रीवी जो है वो 1670 से 1729 तक का इनका वर्क ऑफ रहा है। ओल्ड बैचलर, डबल डीलर या लव फॉर लव इनके वर्क हैं। कॉन्ग्रीवी के वर्क हैं डबल डीलर, डबल डबल डीलर इनका वर्क है, और लव फॉर लव वर्क है इनका, लव फॉर लव इनका वर्क हो गया। और द नेम सेक, द नेम सेक, नेम द नेम सेक जो है एक द नेम सेक भी इनका वर्क हो गया। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन में आते हैं। बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विद सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो इनका रिलेट है 24 का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है 24। तो इन्होंने 4 तरीके के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बताए थे। येलो बाइल, रेड बाइल, पहलगम, इस तरीके से इन्होंने 4 जो है वो बताए थे ह्यूमर। 4 येलो, रेड बाइल, पहलगम और बाइल, इस तरीके से इन्होंने 4 ह्यूमर्स बताए थे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन कह रहा है सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन इज अ प्ले, इज अ लॉन्ग पोयम, इज अ मसक, अ लॉन्ग ट्रिटाइज। तो सैमसन एगोनिस्ट जो है जॉन मिल्टन का वो क्या है? ये बताना है कि ये जो हमारा सैमसन एगोनिस्ट है जॉन मिल्टन का ये क्या है? प्ले है, मसक है, क्या है सैमसन एगोनिस्ट? ठीक है, आपको सैमसन एगोनिस्ट का जनरे बताना है। क्या बताना है? जनरे बताना है सैमसन एगोनिस्ट का। सैमसन एगोनिस्ट कब आई थी? सैमसन एगोनिस्ट पब्लिश इन 1671 इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स में आई थी। और किसके साथ में पब्लिश हुई थी? साथ में पब्लिश हुई थी पैराडाइज रिगेन के। किसके साथ में पब्लिश हुई थी? पैराडाइज रिगेन के साथ में पब्लिश हुई थी 1671 में। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट। और ये क्या है? ये एक क्लोजेड ड्रामा है। ये क्या है? ये एक क्लोजेड ड्रामा है। ये क्या है? एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा मतलब क्या होता है? विच वी कैन रीड नॉट परफॉर्म्ड। दिस इज अ क्लोजेड ड्रामा और विद बिब्लिकल थीम से लिया गया है। बिब्लिकल थीम यानी प्रॉम्थस पाउंड या सोफिकल्स के ओडिपस कोलिनस से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्ले है। क्या है? क्लोजेड ड्रामा। अगर ऑप्शन में होता तो क्लोजेड ड्रामा को टिक करते। तो ये एक प्ले है सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट में जो कास्ट किया गया है, जो नाम है वो सैमसन नाम है इस प्ले के हीरो का नाम। प्ले के हीरो का नाम क्या है? सैमसन नाम है। और उसके फादर का नाम क्या है? मनोवा। मनोवा इसके फादर का नाम। मनोवा क्या है? सैमसन जो है वो हीरो का नाम है और उसके फादर का नाम है मनोवा। और इस प्ले की हीरोइन है डेलिलिया जो कि धोखा देती है सैमसन को। गाजा टेम्पल होता है, फिलिस्तीन बंदी बना लेते हैं। और एक हड़प्पा, एक ह्यूज जाइंट होता है हड़प्पा। तो ये करेक्टर हैं इसके सैमसन एगोनिस्ट के और ये एक प्ले है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Goldsworthy tragedies are called tragic comedies, heroic comedies, social comedies या classical comedies। तो it is related to social tragedies। 26 का आंसर C। An eclogue is a long poem, a pastoral, a short poem, a short dialogue। eclogue किसे कहते हैं? तो eclogue क्या होता है? इकोलॉग जो होता है वो एक शॉर्ट पोयम होती है। इकोलॉग क्या होता है? इकोलॉग इज अ शॉर्ट पेस्टोरल पोयम। इकोलॉग क्या है? इकोलॉग है एक शॉर्ट डायलॉग बोल सकते हैं, एक शॉर्ट पेस्टोरल पोयम बोल सकते हैं,
जो कि रूरल लाइफ या रूरल सब्जेक्ट या सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स पर डिपिक्ट करती है, रूरल लाइफ पर डिपिक्ट करती है, उसे इकोलॉग बोलते हैं। एक होता है इपीलॉग, एक होता है इपीलॉग, एक होता है इकोलॉग। ये सब कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इकोलॉग एक होता है, इकोलॉग एक होता है इपीलॉग, ठीक है। इपीलॉग होता है जो किसी भी ऐसे के लास्ट में एक इपीलॉग होता है, जिसको उपसंहार बोलते हैं। तो ये भी शॉर्ट टाइप का डायलॉग होता है जिसे बोलते हैं। एक होता है इपीग्राम, एक क्या होता है इपीग्राम, एक होता है इपीग्राम। ये एक शॉर्ट डायलॉग्स टाइप का है, उसे कहते हैं। ये शॉर्ट पैरा में होता है, शॉर्ट पैराग्राफ में होता है, ठीक है। और इकोलॉग एक रूरल से रिलेटेड एक डायलॉग है, रूरल से शॉर्ट डायलॉग कहेंगे या शॉर्ट पोयम कहेंगे, रूरल से रिलेटेड होगी उसे। शॉर्ट पेस्टोरल यूजली इन डायलॉग, शॉर्ट पेस्टोरल पोयम यूजली इन डायलॉग, जो डायलॉग में होती है, इसीलिए इसे शॉर्ट डायलॉग कहते हैं। शॉर्ट पेस्टोरल पोयम है यूजली इन डायलॉग, शॉर्ट पेस्टोरल पोयम यूजली इन डायलॉग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनाउनमेंट इज रिलेटेड टू एन एसे एंड लिरिक, अ प्ले एंड एलेगी। डिनाउनमेंट क्या होता है? डिनाउनमेंट किसी भी ट्रेजिडी का लास्ट रिजल्ट जो होता है, लास्ट रिजल्ट किसी भी ट्रेजिडी का, उसे बोलते हैं डिनाउमेंट। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, अ प्ले, ट्रेजिडी, अ प्ले। डिनाउमेंट मीन्स होता है फाइनल रिजोल्यूशन या फाइनल सोल्यूशन इन अ प्ले और नॉवेल, इन अ प्ले अ नॉवेल, उसको बोलते हैं डिनाउमेंट, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 9 क्वेश्चन है। अ बैलेड, बैलेड क्या है? इज अ शॉर्ट एपिक, is a song sung by ballad dancer, is a folk song, a orally transmitted poem dealing with a popular story, is a short novel। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, is a folk song or orally transmitted poem dealing with a popular story। अल्यूजन क्या है? 30 क्वेश्चन में आते हैं, 30 क्वेश्चन पूछता है अल्यूजन क्या है। 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्यूजन क्या है। अल्यूजन है अ सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोएट्री, एन इनडायरेक्ट ऑफ पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, या नन ऑफ दीज। अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन बोलते हैं भ्रम को। अल्यूजन किसको बोलते हैं? अल्यूजन बोलते हैं भ्रम को। और एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट और पासिंग, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पासिंग और पासिंग रेफरेंस, कुछ इवेंट्स, कुछ पर्सन, कुछ प्लेस या आर्टिस्टिक वर्क को रेफरेंस में हम इनडायरेक्टली पास करते हैं, तो उसे कहते हैं अल्यूजन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्यूजन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 30 का सी। 30 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्यूजन मीन्स हमने बताया 30 का सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि किंग लियर क्या है? एक ग्रेट ट्रेजेडी है। किंग लियर क्या है? किंग लियर एक ग्रेट ट्रेजेडी है। किंग लियर एक ग्रेट ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1605 से 1606 में परफॉर्म की गई थी। तो वो एक क्या है? एल्यूजन है। उसकी 3 डॉटर होती हैं, रीगन, गॉनरेल, गॉनरिल और कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया। देयर इज अ 3 डॉटर्स ऑफ किंग लियर, और जिनमें से कॉर्डेलिया सबसे सही होती है। दोनों जेलिसी की भावनाएं की थीम ली गई है, जेलसी की थीम दिखाई गई है किंग लियर में, ठीक है। और ओल्ड बिट्रेन का जिक्र किया गया है, ओल्ड बिट्रेन में इसको परफॉर्म किया गया है, ओल्ड बिट्रेन में किंग लियर को। और ये क्या है? ये एक एल्यूजन है। ये क्या है? एक एल्यूजन है। किंग लियर क्या है? एक एल्यूजन का एग्जाम्पल है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज he had given her the lion's share of his kingdom, he had deprived her of her share in the kingdom out of her genuine love for him। करेक्ट आंसर, कॉर्डेलिया किंग लियर की सबसे अच्छी डॉटर होती है जो कि आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम।
तो 31 का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स? तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड थी। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है, लॉन्ग एपिक है इन ब्लैंक वर्स में। ठीक है, 12 बुक में आया था और इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1674 में आया था और 1658 में इन्होंने लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन में। 1665 में कंप्लीट किया था और 1667 में पब्लिश्ड किया था। 1667 में इसको पब्लिश्ड किया गया था पैराडाइज लॉस्ट को। पहले इसमें 10 बुक्स ही थी, बाद में 7th बुक्स और 10th बुक्स के पार्ट डिवाइड किए गए, एक एक पार्ट इनमें इंक्रीज कर दिया गया, तो ये टोटल 12 बुक्स में हो गई। कितनी बुक्स हो गई? 12 बुक्स में हो गई। अभी भी इसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है वो 7th बुक शॉर्टेस्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट बुक है वो 9th बुक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है। 9th बुक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बुक कही जाती है। सबसे शॉर्टेस्ट बुक 7th बुक सबसे शॉर्टेस्ट बुक है 640 लाइन्स की। उल्टा बता रही हूँ क्या मैं? नहीं, सही है। 1189 लाइन्स की 9th बुक है, शॉर्टेस्ट बुक 7th बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन फ्रेज्ड फॉर इट्स लाइटेस्ट ऑफ टच, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सटायरिकल टोन या नन ऑफ दीज। तो इनकी जो उसको तारीफ की गई है उसमें इसको कहा गया है कि वॉज नोन एज अ ग्रैंड स्टाइल इन इंग्लिश। ठीक है, शेक्सपियर रोड 154, 145, 451 या 26 सोनेट। एवरीबडी नोज 154 सोनेट शेक्सपियर रोड 154 सोनेट। हु सेड इट? How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? Who has said about it? How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? क्या उनके घाव कभी हील होंगे? क्या उनके घाव हील हुए हैं डिग्रीज के द्वारा? ओथेलो कह रहा है, यागो कह रहा है, कैसियो कह रहा है या डेस्डिमोना कह रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, इयागो। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यागो इज एंटागोनिस्ट इन द प्ले ऑफ ओथेलो। यागो क्या है? एंटागोनिस्ट है ओथेलो प्ले के। और इस जेलेसी और इसकी जेलेसी ने लाइफ किसकी खराब की थी? ओथेलो की। उसकी वाइफ जो है डेस्डिमोना, उसने सुसाइड कर लिया था और तो शक की वजह से, और उसका रीजन था इयागो। गर्ल्सवर्दी बिलोंग टू 16, 17, 20 या 19th सेंचुरी? तो गर्ल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। गर्ल्सवर्दी बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट, अ रिस्टोरेशन प्ले राइट, और 20th सेंचुरी प्ले राइट या क्लासिकल प्ले राइट? तो भाई ये 20th सेंचुरी तो प्ले राइट है ही नहीं। क्लासिकल 20th सेंचुरी, रेनेसा प्ले राइट कह सकते हैं इनको। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 38 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फ्लैडर? किस प्ले में गॉल्सवर्दी के विलियम फ्लैडर करेक्टर है? लॉयल्टीज, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइक? तो जस्टिस वाले प्ले में विलियम फ्लैडर जो है वो करेक्टर है। ठीक है, नेम द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड? द गॉड्स अप्रूव, द डेप्थ एंड नॉट द। ओह, तो करेक्ट बिल्कुल वैसा दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा वैसा देखते हैं। हाँ, नॉट द tumult of the soul, the world is too much with us, the table turn, ode to duty, laudamia। 39 क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? 39 क्वेश्चन की लाइन देख लेते हैं एक बार। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल, नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। 39 का जो आंसर है वो है लाउडामिया। लाउडामिया जो कि हमारी कब पब्लिश हुई थी? लाउडामिया हमारी कब पब्लिश हुई थी? आई थिंक 1815 में आई थिंक पब्लिश हुई थी लाउडामिया।
लाओडामिया किसकी पोयम है? लाओडामिया जो है किसकी पोयम है? जॉन मिल्टन की कि विलियम वर्ड्सवर्थ की? तो लाओडामिया जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। किसकी पोयम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है लाओडामिया। 1815 में ये लिखी गई थी, रिटन थी 1815 में एंड पब्लिश हुई थी 1845 में। ठीक है, लाओडामिया विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। लाओडामिया 1815 में लिखी गई थी और 1845 में पब्लिश की गई थी। तो द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिमल्ट ऑफ द सोल। द गॉड्स अप्रूव, ये लाइन लाओडामिया की है। लाओडामिया इज रिटन इन 1815 एंड पब्लिश इन 1845। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये लाइन बिल्कुल भी क्लियर हो गई होगी। और जो 523 सोनेट्स लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि सबसे ज़्यादा थी, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री, the world is too much with us, everybody knows about it, the world is too much with us, too much with us, ये भी एक क्या है? ये भी एक सोनेट है। ठीक है, और टू मिल्टन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? लंदन भी कहते हैं, लंदन 1802। ठीक है, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी एक सोनेट है। ठीक है, लाओडामिया 1815 में रिटर्न हुई थी, 1845 में पब्लिश हुई थी लाओडामिया, और द गॉड्स अप्रूव लाइन जो है वो लाओडामिया की है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 40 क्वेश्चन कह रहा है बार्किंग डॉग्स बाइट समटाइम्स, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स। क्या कहते हैं? भौंकते हुए कुत्ते क्या होते हैं? कभी काटते हैं या नहीं काटते? बार्किंग डॉग्स समटाइम्स, सेल्डम, ऑलवेज या नेवर बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। 40 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी होगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट एक प्रोवर है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी ही, प्राय ही काटते हैं। बार्किंग डॉग्स क्या कहा जाएगा? जो भौंकते हुए कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? कभी कभी काटते हैं, या शायद ही कभी काटते हैं, शायद ही कभी काटते हैं। नेक्स्ट है, चलिए आज 40 क्वेश्चन ही कंप्लीट रखते हैं, आगे बढ़ेंगे 40 क्वेश्चन, और इस तरीके से 480 एंड 4, फिर हमें पूरे 125 क्वेश्चन 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक पेपर। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। चैनल्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।